हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप यू आर वेरी वेल। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों का रिवीजन कराने वाले हैं जो कि पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ हम 20 से 30 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि 2024 के एग्जाम में लगभग यहाँ से हम 20 से 30 प्रश्न बताएंगे। तो वहाँ से लगभग 5 प्रश्न तो ये पक्का रहेगा, ये तो मेरा वादा है, पक्का रहेगा 5 प्रश्न यहाँ से। तो सबसे पहले कि आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है, आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। ये आपको माइंड में होना चाहिए कि हम रिवीजन करेंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। आपको ये माइंड में है तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर हम जोड़ेंगे, वो भी फ्री में आपको जोड़ेंगे। ये ना कि हम कोई पेड कोर्स ये सब लॉन्च नहीं करते, हम सीधे सीधे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। यहाँ पर हम अपना नंबर भी देंगे, तो ठीक है, हम यहाँ पर नंबर देंगे पहले क्वेश्चन के बाद, तो आप लोग नंबर ले लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले प्रश्न को शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो चलिएगा, और अभी नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपको टॉपर बनाने में बहुत मदद करेंगे, तो ठीक है। पहले प्रश्न को यहाँ जूम करके हम साफ देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न का जवाब देते जाना है कमेंट में, ठीक है। आपको पता होगा तो कमेंट में जवाब देते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे पहले जय माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है निम्नांकित में किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। ये थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा रुक जाइए। यहाँ पर इसको अब हम पतला कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर पूछा निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। सबसे पहले पूछ रहा है, यहाँ पर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। हवा का होता है कि हीरा का होता है कि शीशा का होता है कि जल का होता है। पूछा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। आपका जवाब देना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और यही पूछ देगा कि कितना होता है, ये आपको बताना है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब आप माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद करिएगा, तभी आप 2024 में टॉपर बन सकते हैं, आपका संभावना पूरा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ा लेते हैं। जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब भी आई एक तरफ से कहिए कि है। तो चलिए आगे चलते हैं। कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि शून्य होती है कि कभी ऋणात्मक एवं कभी धनात्मक होती है। ये आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अगर यही पूछ दे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। उत्तल का पूछेगा तो धनात्मक और अवतल का पूछेगा तो ऋणात्मक। बस यही दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आप माइंड कॉन्सेप्ट के साथ इसको याद रखिएगा। उत्तल रहेगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उत्तल रहेगा तो धनात्मक, उत्तल रहेगा तो धनात्मक, और अवतल रहेगा तो ऋणात्मक। ये यही बस आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप हर एक प्रश्न को देखिएगा। बोल रहा है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। एक होती है कि दो होती है कि तीन होती है कि चार होती है, ठीक है। आपको बताना है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या F1 और F2 होती है, ठीक है। F1 और F2 होती है। तो कितने हो गए, दो हो गए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, दो। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो आपको शायद ये याद होगा, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हिल रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये तो आपको बिना ऑप्शन के बताना होगा क्योंकि ऑप्शन इसका कट गया है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। आपको याद रखना है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी जूम कर लेते हैं थोड़ा। 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा एवं इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जवाब दीजिएगा तभी आपको याद भी रहेगा, ठीक है। चलिएगा, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा।
कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो उसके बीच संबंध बताना है। तो सबसे पहले कि इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो फार्मूला इस प्रकार है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फोकस दूरी एफ हो गया, ठीक है, फोकस दूरी एफ हो गया, वक्रता त्रिज्या आर हो गया, और इसके लिए एक सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई टू। जहाँ पर ऐसे फार्मूला को आप देखें वहाँ पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। एफ बराबर आर बाई टू, आप कहीं पर चारों ऑप्शन में से देखिए एफ बराबर आर बाई टू, वहाँ पर टिक लगा दीजिए। तो हम देखते हैं ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं, सी में एफ बराबर आर बाई टू, तो इसलिए सी इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नांकित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट घबराते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पूछा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं कि उत्तल एवं अवतल दोनों को कहते हैं कि बाइफोकल लेंस को कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, आपको जवाब देना है। तो किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है। उत्तल को अभिसारे जो कि यहाँ पर दिया है, और अवतल को अपसारे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अवतल को अपसारे। ऐसे ही आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है, तभी आप याद कर पाइएगा। अवतल लेंस को अपसारी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तो कट गया है, इसका ऑप्शन है, देख लेते हैं थोड़ा, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा, और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। मतलब पूछा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए के साथ यहाँ देखिएगा, ऑप्शन ए है प्रकाश का वन विक्षेपण को दर्शाता है, कि प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है, कि प्रकाश के परिकिरणन को दर्शाता है, या प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ये आपको बताना है कि प्रकाश का किस घटना को दर्शाता है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तो प्रकाश के परिकिरणन को दर्शाता है तारों का टिमटिमाना, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं आगे, ध्यान से आप प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से माइंड कॉन्सेप्ट के साथ। कह रहा है कि निम्नांकित में किसमें प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है, ठीक है। पूछा निम्नांकित में किसमें सब प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो। चलिए, वायु में होता है, कि कांच में होता है, कि निर्वात में होता है, कि ये भी दोनों में, मतलब वायु में और कांच में, दोनों में। आपको बताना है कि किसमें प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। निर्वात मतलब एक तरफ से उसको हवा कह सकते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है, तो निर्वात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। तो आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर चलिएगा। देखिएगा, पूछा प्रकाश के परावर्तन के कितने अपवर्तन के हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन, दो नियम होते हैं। चलते हैं आगे, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से क्वेश्चनों को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कह रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा एवं इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पूछ रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। आपको जवाब देना है, नाभिकीय ऊर्जा को रूपांतरित करता है, कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, कि स्थितिज ऊर्जा को, कि तापीय ऊर्जा को। ये आपको बताना है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। किस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा एवं जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। जलता हुआ मोमबत्ती का जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, कि ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को
यहाँ पर देखिएगा तो जलता हुआ मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पर देख लीजिएगा ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपको याद रखना है माइंड कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पूछा प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोधों को मान बढ़ाने के लिए उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी प्रतिरोधों का मान बढ़ेगा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा जूम ज्यादा कर लेते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा एवं जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षण का उपयोग किया जाता है वह होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस क्षण का प्रयोग किया जाता है वह प्रायः होता है तांबा का होता है कि नरम लोहा का होता है कि इस्पात का होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। आपको जवाब देना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहा का। विद्युत चुंबक बनाना है तो हम नरम लोहा का उपयोग करेंगे, इसलिए इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलग्न उच्चतर ताप पर प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय संलग्न की जाती है। तो अभी क्वेश्चन लगता है समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को हम सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति हावर। और इसमें क्वेश्चन है, तो अभी एक और है, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो सेल द्वारा इकाई, यहाँ पर आपको बताना है कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो सेल का विद्युत वाहक बल का वाहक बल है, तो विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बिहार वाले सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बिहार वाले सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।